1995 की गर्म रात दिल्ली की सड़कों पर एक दिल दहला देने वाला कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह है कहानी तंदूर मर्डर केस की, जिसमें सुशील शर्मा नामक एक राजनेता ने अपनी पत्नी नैना साहनी की बेरहमी से हत्या कर दी। शक, क्रोध और बेवफाई का यह किस्सा एक डरावनी सच्चाई है जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। मैं हूं टेक्किन और चलिए सुनते हैं द तंदूर मर्डर केस ऑफ दिल्ली। सुशील शर्मा और नैना साहनी का रिश्ता शुरू में एक सामान्य विवाहित जीवन की तरह दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव गहराता जा रहा था। सुशील दिल्ली यूथ कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी नेता था, जिसका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ रहा था। राजनीति की दुनिया में उसकी एक अलग पहचान बन रही थी, लेकिन उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह से उलझी हुई थी। दूसरी ओर नैना साहनी एक आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, जिसने हमेशा अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और राजनीति से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी। इसके बावजूद उसने सुशील का साथ दिया और उसके जीवन में खुद को ढालने की कोशिश की, लेकिन उनकी मानसिकता और जीवन शैली में बड़े अंतर थे। समस्या तब और बढ़ी जब सुशील को शक होने लगा कि नैना का अपने पुराने दोस्त हिमाचल प्रदेश के एक युवक से अफेयर चल रहा है। वो दोस्त जिसने नैना के साथ कॉलेज के दिनों से संपर्क बनाए रखा था, सुशील के शक का मुख्य कारण बन गया। ये दोस्ताना संबंध सुशील को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। नैना कई बार उसे समझाने की कोशिश करती कि ये महज एक दोस्ती है, लेकिन सुशील का शक धीरे धीरे बढ़ने लगा। सुशील अक्सर नैना के फ़ोन कॉल्स और गतिविधियों पर नज़र रखता और इसी वजह से उनके बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। सुशील के मन में एक बात साफ थी, उसे नैना पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि नैना उसकी पीठ पीछे किसी और से जुड़ी हुई है, और ये शक इतना हावी हो गया कि उसने इसे अपना सच मान लिया। उनके रिश्ते में अब प्यार की जगह शक और अविश्वास ने ले ली थी, और यही वो बीज था जिसने इस भयानक घटना को जन्म दिया। 2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली की एक आम रात की तरह शुरू हुई, लेकिन सुशील और नैना के जीवन में यह रात सबसे कड़ी साबित हुई। उस रात दोनों घर पर थे। नैना ने शराब पी रखी थी और सुशील पहले से ही गुस्से में था। उसका रिश्ता अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां छोटी छोटी बातें भी बड़ा विवाद बन जाती थी। नैना ने गुस्से में आकर सुशील को भड़काने वाली बातें कह दी। शराब के नशे में धुत नैना शायद ये नहीं समझ पाई कि सुशील के भीतर कितनी नाराजगी और गुस्सा पल रहा है। सुशील के मन में शक और गुस्सा बहुत ज़्यादा उबल रहा था। नैना के ताने और उसकी बेवफाई के आरोपों ने उसे और उकसा दिया। उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि उसकी पत्नी किसी और से जुड़ी हुई हो सकती है। इस मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता में सुशील ने एक भयानक कदम उठाया। गुस्से से पागल हो चुके सुशील ने अपने कमरे में रखी पिस्तौल निकाली। बिना किसी सोच विचार के उसने नैना के सिर पर पिस्तौल तान दी। पल के लिए भी उसे ये ख्याल नहीं आया कि वो क्या करने जा रहा है। बस उसने 3 गोलियां चला दी। 2 गोलियां नैना के सिर और गर्दन में जाकर लगी। गोली लगते ही नैना बिस्तर पर गिर गई। खून तेजी से बहने लगा और कुछ ही पलों में नैना की सांसें थम गई। नैना की लाश वही बेजान पड़ी थी, और सुशील के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस लाश का क्या किया जाए। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी, और उसने हत्या की सच्चाई को छिपाने के लिए एक और खतरनाक योजना बनाई। ये हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं थी, ये उस समय की राजनीति, रिश्तों में शक और मानसिक अस्थिरता का प्रतिबिंब थी, जो सुशील शर्मा को एक सफल नेता से एक क्रूर हत्यारे में बदलने का कारण बनी।
नैना साहनी की हत्या के बाद सुशील शर्मा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह उसकी लाश का क्या करे। कमरे में खून बिखरा हुआ था और नैना की बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ी थी। यह दृश्य सुशील को किसी भी आम इंसान की तरह डराने की बजाय उसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह तेजी से काम करने लगा क्योंकि वो जानता था कि हर मिनट कीमती है। सबसे पहले सुशील ने नैना की लाश को उसी बेडशीट में लपेटा जिस पर वो गोली लगने के बाद गिरी थी। उसने ध्यान से लाश को लपेटा ताकि खून बाहर न निकले। इसके बाद उसने कमरे में पड़े खून के निशानों को साफ किया। उस वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो पूरी सतर्कता से काम कर रहा था ताकि कोई सबूत न बचे। उसने अपने खून से सने कपड़े भी बदल लिए, फिर एक बड़ा प्लास्टिक कवर लिया जो उनके डाइनिंग टेबल पर रखा था और उस कवर में नैना की लाश को अच्छे से पैक कर दिया। अब उसे लाश को घर से बाहर ले जाने का तरीका सोचना था। वो चुपचाप फ्लैट के दरवाजे से बाहर झाँका। यह समय रात का था और बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, जो उसके लिए राहत की बात थी। उसने जल्दी से लाश को घसीटते हुए अपने मारुति 800 कार की पिछली सीट तक पहुंचाया। उसने पहले से कार का पिछला हिस्सा खाली कर रखा था ताकि लाश को आसानी से रख सके। किसी भी तरह की आवाज़ या हलचल से बचते हुए उसने लाश को कार की डिक्की में डाल दिया और खुद को संभाला। सुशील की पहली योजना थी कि वो लाश को यमुना नदी में फेंक देगा। उसे लगा कि यह सबसे आसान तरीका होगा। उसने सोचा कि नदी में फेंकने के बाद लाश बह जाएगी और सबूत मिट जाएंगे। उसने कार स्टार्ट की और यमुना की तरफ बढ़ा, लेकिन जब वो आईटीओ ब्रिज पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ भारी ट्रैफिक था। दिल्ली की सड़कों पर रात में भी इतनी भीड़भाड़ होगी, इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। ब्रिज पर गाड़ियों की लाइनें लगी थी और इस भीड़ में लाश को फेंकने का प्रयास निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता था। सुशील का मन अब तेजी से नए विकल्प तलाश रहा था। तभी उसे याद आया बागिया रेस्टोरेंट, जहां एक बड़ा तंदूर था। उसे लगा कि तंदूर में नैना की लाश को जलाना सबसे सही विकल्प होगा। तंदूर की आग इतनी तेज होती है कि शरीर जलकर राख हो जाएगा और कोई सबूत नहीं बचेगा। सुशील शर्मा जब बागिया रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तब उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह अव्यवस्थित थी। वो जानता था कि उसे नैना की लाश को किसी भी कीमत पर ठिकाने लगाना होगा। उसकी गाड़ी तेजी से अशोका रोड की तरफ बढ़ रही थी और उसकी हरकतें बेतहाशा थी। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो रात का समय हो चुका था और रेस्टोरेंट का समय समाप्त हो गया था। रेस्टोरेंट अंधेरे में डूबा हुआ था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सुशील ने गाड़ी को रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में पार्क किया ताकि किसी की नज़र उस पर न पड़े। फिर उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को फ़ोन किया। केशव को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन सुशील ने उसे आदेश दिया कि रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दे और तंदूर की तैयारी शुरू करे। केशव को इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन वो सुशील के अधिकार और राजनीतिक प्रभाव से अच्छी तरह से परिचित था, इसलिए उसने बिना सवाल किए तंदूर जलाने की तैयारी शुरू कर दी। रेस्टोरेंट में हलचल होते ही सुशील ने अपनी कार की डिक्की खोली और धीरे धीरे नैना की लाश को बाहर निकाला। लाश पहले ही कई घंटों से वहां पड़ी थी और सुशील ने उसे बड़ी मुश्किल से केशव की मदद से रेस्टोरेंट के भीतर लाया। तंदूर जलाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी और जैसे ही तंदूर से आग भड़कने लगी, सुशील ने नैना की लाश को उसमें डालने का आदेश दिया। केशव ने जब तंदूर के पास जाकर देखा तो उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। हालांकि वो सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन उसे अंदाजा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सुशील ने जल्दी से तंदूर में घी डाला और जलाने की प्रक्रिया शुरू की। उसकी योजना थी कि तंदूर की तेज आग लाश को पूरी तरह से जला देगी
और किसी को इस हत्या की भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन तंदूर की आग उतनी तेज नहीं हो पाई जितनी सुशील को उम्मीद थी। घी के खत्म होते ही आग कमजोर पड़ने लगी और लाश पूरी तरह से जलने में नाकाम हो रही थी। सुशील ने तुरंत केशव को पास की दुकान से मक्खन लाने के लिए भेजा ताकि आग को और भड़काया जा सके। लेकिन इसी बीच रेस्टोरेंट के तंदूर से उठता घना धुआं बाहर तक फैलने लगा। ये धुआं रेस्टोरेंट के गार्ड की नज़रों में आ गया और उसे ये देखकर अजीब लगा कि इतनी रात को तंदूर जल रहा था जबकि रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुका था। गार्ड को कुछ संदेह हुआ और उसने बिना देर किए पुलिस को सूचना दे दी। केशव जब मक्खन लेकर वापस लौटा तब तक रेस्टोरेंट में पुलिस का दल पहुंच चुका था। पुलिस अधिकारियों ने तंदूर से उठते धुएं को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया और सुशील के मन में ये खौफ था कि उसकी ये भयानक योजना अब नाकामयाब हो रही है। जब पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची तो उन्हें तंदूर से उठता हुआ धुआं साफ दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों ने आग बुझाने का आदेश दिया और तंदूर को खोलने की कोशिश की। तंदूर के अंदर का दृश्य देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। तंदूर में मानव शरीर के अंग पूरी तरह से जले हुए थे। यह एक अविश्वसनीय और बेहद भयानक दृश्य था जिसने तुरंत ही पुलिस की पूरी जांच को एक नए मोड़ पर ला दिया। सुशील को अपनी योजना असफल होती दिख रही थी और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से ही सतर्क थी और सुशील को ज्यादा दूर जाने का मौका नहीं मिला। उसे तुरंत पकड़ लिया गया। रेस्टोरेंट के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मीडिया को इस मामले की भनक लगते ही ये खबर तेजी से फैलने लगी। सुशील शर्मा की गिरफ्तारी ने देश भर में एक सनसनी फैला दी। ये मामला केवल एक हत्या का नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक बन गया था। दिल्ली के उच्च समाज और राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर बड़ी हलचल मच गई। सुशील की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की और मामले के पीछे के हर पहलू की छानबीन की गई। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और जैसे जैसे तथ्य सामने आने लगे पूरा देश इस घिनौने अपराध की गंभीरता को समझने लगा। सुशील शर्मा के वकीलों ने उसके पक्ष में कई दलीलें पेश की, लेकिन नैना साहनी की हत्या और उसके शव को तंदूर में जलाने की क्रूरता ने किसी भी दलील को कमजोर बना दिया। कई गवाहों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और सबूतों के आधार पर सुशील को दोषी करार दिया गया। एट द एंड कोर्ट ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन समय के साथ अपील के जरिए सुशील की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस घटना ने न केवल नैना साहनी की निर्मम हत्या को उजागर किया, बल्कि समाज में शक और क्रोध के कॉन्सिक्वेंसेस को भी सामने लाया। यह मामला न्यायिक व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल साबित हुआ, क्योंकि इसने ये सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। तंदूर मर्डर केस एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज के उन गहरे अंधेरों को उजागर करती है जहां शक और बेवफाई का बोध इंसान को हैवान बना देता है। आशा करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी और जुड़े रहना मेरे साथ ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए। धन्यवाद।